अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़े होंगे। जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग में खुशामदीद कहती हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब हम नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, नर्वस सिस्टम की डिवीजन को स्टार्ट करते हैं। आपको ये बात पहले मैं समझा चुकी हूँ कि नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक हो गया। और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये देखें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? सेंट्रल जो बॉडी के सेंटर में पड़ा हुआ है, ये सेंटर में पड़ा हुआ है, इसमें आपका ब्रेन है और आपकी ब्रेन से निकलती हुई स्पाइनल कोड है, ठीक है। स्पाइनल कोड कहाँ पे होती है? आपके पीछे की तरफ कमर वाली साइड पे वर्टिब्री होती हैं, छोटी छोटी रीढ़ की हड्डियाँ, उन रीढ़ की हड्डियों के अंदर स्पाइनल कोड रन कर रही होती है, ठीक है। तो ये वहाँ ये स्पाइनल कोड है, ठीक। अब और ये ब्रेन और स्पाइनल कोड सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा जो बाकी सारा आपको नज़र आ रहा है, ब्राउन वाला या ऑरेंज वाला जो भी कलर आपको नज़र आ रहा है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। वही बात उसने लिखी हुई है। दो ही नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसको पीआर से सीएनएस कह लो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम पीएनएस कह लेते हैं, ठीक है। पेरिफेरल पी से, एन से नर्वस ऐसे सिस्टम, सी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब वो कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम चूँकि बॉडी के सेंटर में मौजूद है और इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, सेंटर में ब्रेन और स्पाइनल कोड आ जाता है, ठीक हो गया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बाकी पूरी बॉडी के पेरिफेरी पे मौजूद है, मतलब सेंटर के अलावा बाकी जो सारा है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सारा देखो आपके हाथ की फिंगर की टिप तक गया हुआ है, इस तरीके से आपके पूरे पाँव तक पूरी बॉडी में फैला हुआ है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व्स पे मुश्तमिल होता है। ये देखिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व्स पे मुश्तमिल होता है। और नर्व्स क्या होती हैं? नर्व्स एक्सोन्स के बंडल हैं। ये जो एक्सोन्स होते हैं, ये सारे एक्सोन्स क्या हैं? न्यूरॉन्स के एक्सोन्स होते हैं ना, आपको पता है, हमने न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है डिटेल में। कैसा होता है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, आप मुझे बताएं। ऐसे करके ये डेंड्राइट्स होते हैं, सेल बॉडी, और ये एक्सोन है। तो ये सारे एक्सोन का जो बंडल होगा ना, काफ़ी ज़्यादा न्यूरॉन्स के, तो ये एक्सोन्स का जो बंडल है इसको नर्व कहते हैं। तो इन्हीं नर्व से मिलके आपका पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना हुआ है। और ये नर्व्स कहाँ से अराइज हो रही हैं? नज़र आ रहा है आपको, ब्रेन से, स्पाइनल कोड से, मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपकी नर्व्स निकल रही हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल रहा है, कह सकते हैं ना, ठीक है। वही कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर सारी नर्व्स आती हैं। नर्व्स क्या है? पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में नर्व का टॉपिक समझाया है, ये अच्छे से देख लें, ये लफ्ज़ बहुत बार आगे इस्तेमाल होना है, इसका कॉन्सेप्ट आपको होना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, और ये नर्व्स कहाँ से अराइज हो रही हैं? आपकी ब्रेन से, आपके स्पाइनल कोड से ही तो सारी नर्व्स निकल रही हैं आपके सामने, ठीक हो गया। अच्छा, ठीक हो गया। अब वो कहता है कि ये जो नर्व्स होती हैं ये स्प्रेड कर जाती हैं, फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी यहाँ से निकलती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाके फैल जाती हैं। देखें कितनी ज़्यादा पूरी बॉडी में फैली हुई हैं नर्व्स। ये नर्व्स एक्सोन्स के बंडल हैं, बस ये सारे एक्सोन्स के बंडल हैं जो पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, ठीक हो गया। एक्सोन्स के बंडल हैं। और जो सेल बॉडीज़ इनकी होंगी, उन सेल बॉडीज़ को क्या कहेंगे? गैंग्लियन कहेंगे, है ना। ऐसे ही होगा ना, मतलब अगर ये ऐसे करके पड़े हुए हैं, ये मैंने आपको पिछली लेक्चर में डायग्राम दिखाई थी, तो ये ऐसे करके, मतलब इधर तो इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही, चलो मैं इधर बना देती हूँ, दोबारा बना देती हूँ आपके लिए। ये एक पर्सन है, ठीक हो गया। तो इस तरह करके नर्व पड़े होंगे, ये न्यूरॉन्स ऐसे करके पड़े होंगे, ठीक है। तो ये जो एक्सोन्स के बंडल हैं इसको तो हमने नर्व कह दिया। तो जो इनकी सेल बॉडीज़ है ना, इनके जो बंडल होते हैं, इनका जो ग्रुप होता है, इसको हम गैंग्लियन कहते हैं, ठीक है। याद है ना आपको, गैंग्लियन। इनके इर्द गिर्द कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग भी होती है, इसके इर्द गिर्द भी होती है, इसके इर्द गिर्द भी होती है। तो ये बात उन्होंने लिखी हुई है। अब वो कहता है कि ये जो भी आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, बना तो आपके न्यूरॉन सेल से ही है ना। आपके हर चीज़, हर पूरे नर्वस सिस्टम को, बेशक वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, बेशक वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसको बना तो ये न्यूरॉन्स ही रहे हैं, ठीक है। न्यूरॉन ही बना रहे हैं ना आपके। ये देखें, हर जगह मैंने आपको जब भी बना के दिखाए, न्यूरॉन बना के दिखाएं। ये देखें, ये भी हमने न्यूरॉन बनाए थे सारे, ये सारे न्यूरॉन्स ही हैं, ठीक है। लेकिन ये न्यूरॉन्स के बस एक्सोन्स हैं, इनकी सेल बॉडीज़ कहीं और जगह पड़ी होंगी। ये सारे एक्सोन्स लंबे 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 एक्सोन्स जा रहे हैं, ठीक है। ये देखें, एक्सोन जा रहे हैं, एक्सोन 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 एक्सोन, सारे एक्सोन्स हैं, ठीक हो गया। तो इनकी सेल बॉडीज़ हो सकते हैं यहाँ पे ऐसे करके पड़ी हों, ऐसे करके सारी सेल बॉडी इकट्ठी पड़ी हों, ऐसे करके सारी न्यूरॉन सेल बॉडी इकट्ठी पड़ी हुई हैं, ठीक हो गया। तो ये सेल बॉडीज़ का एक ग्रुप मौजूद है, ठीक। तो इस तरीके से ये मौजूद होते हैं। तो ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सारा आपके न्यूरॉन से मिलके बना हुआ है। और न्यूरॉन्स के नोकल सेल्स, जिनको स्पॉटिंग सेल या न्यूरोग्लियल सेल्स कहते हैं, उनसे मिलके बना हुआ है। आपका सारा नर्वस सिस्टम बना बेसिकली इसी सेल से है, नर्व सेल और न्यूरॉन से, यही बना रहा है। इसी के तो एक्सोन्स, क्योंकि ये एक सेल नहीं पड़ा, बिलियंस ऑफ सेल्स हैं यहाँ पे,
तो अगर आपने बिलियंस ऑफ सेल को यहाँ पे फिट करना है तो वो ग्रुप की सूरत में पड़े होंगे, एक एक थोड़ा पड़े होंगे। तो वो जो ग्रुप की सूरत में पड़े हुए हैं जब वो ग्रुप इतने ज़्यादा ग्रुप की सूरत में पड़े होंगे तो उनके एक्सोन्स भी सारे ग्रुप की सूरत में होंगे। तो एक्सोन्स के सारे बंडल को हम नर्व कह देंगे। तो उनकी सेल बॉडीज़ भी सारी ग्रुप में पड़ी होंगी, तो इन सेल बॉडीज़ के ग्रुप को हम ये जो हमने गैंग्लियन पढ़ा था वो कह देंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अब हमने ना डिटेल में पढ़ना है। किस चीज़ को? पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं मुझे बताएं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। तो पहले ब्रेन को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर स्पाइनल कॉर्ड को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी मज़ीद डिवीजन्स होती हैं। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा डिटेल अभी आपकी बुक में नहीं दी हुई, वैसे तो इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल होती है। इवन हमारे सेकेंड ईयर MBBS में पूरी एक बुक होती है न्यूरोएनाटमी के नाम से। ठीक हो गया, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ लेते हैं हम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं जो बॉडी के सेंटर में मौजूद है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पर्पल वाला। ठीक, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे मुश्तमिल है। तो पहले हम ब्रेन को डिटेल में पढ़ लेंगे, फिर हम स्पाइनल कॉर्ड को डिटेल में पढ़ लेंगे। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ख़त्म हो जाएगा फिर हम शुरू कर देंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सही हो गया? इस तरीके से हमने चीज़ों को लेकर चलना है। पहले हम ब्रेन पढ़ लेते हैं। ब्रेन आपको पता है आपकी ज़िंदगी की सारी एक्टिविटी अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। ज़िंदगी में जो भी आप काम सारे अंजाम दे रहे हैं, मैं बोल पा रही हूँ आपसे सही तरीके से, मुझे पता है अब मैंने इस वक्त क्या अल्फाज बोलने हैं। ठीक है, कोई गैर मुनासिब अल्फाज नहीं बोलने हैं, आपको सिर्फ पढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ मेरी ब्रेन ही तो कंट्रोल कर रहा है। तो ज़िंदगी की सारी सरगर्मियाँ हमारे ब्रेन के कंट्रोल में ही तो होती हैं। ब्रेन तो, जब मैंने आपको डॉग वाली एग्जांपल दी थी तो उसमें ब्रेन ही तो आपकी सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कर रहा था, याद है? उसने आपके हार्ट को बताया था कि हार्ट रेट तेज़ कर दो, लंग्स को बताया था ब्रीदिंग रेट तेज़ कर दो, लेग्स के मसल सेल्स को बताया था तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करो, ATP बनाओ और जल्दी पेशेंट इस बंदे को भागने में मदद करो ताकि डॉग से बच जाए। ठीक हो गया, तो ये सब कुछ ब्रेन ही तो कंट्रोल कर रहा है। ब्रेन जो होता है कहाँ मौजूद होता है, अब हमने ये पढ़ना है। जी स्टूडेंट्स, मैं ना आपको थोड़ा सा बस ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सारा आपको पता है नर्व्स पे मुश्तमिल है। अब आपने पढ़ा कि नर्व्स जो होती हैं सेंसरी नर्व्स होती हैं। ये देखें, ये पीछे हमने पढ़ा नर्व वाले टॉपिक में सेंसरी नर्व्स होती हैं, मोटर नर्व्स होती हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ इन नर्व का काम क्या होता है, हल्का सा बस, क्योंकि हमने भी तो पढ़ा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सारा आपका नर्व्स पे मुश्तमिल है। अब यहाँ पे जो नर्व्स फिर रही हैं ना, ये सारी नर्व्स या सेंसरी नर्व्स हैं या ये मोटर नर्व्स हैं या ये मिक्सड नर्व है, मैंने आपको बताया। सही हो गया। अब ये काम कैसे चलना है सेंसरी नर्व मोटर नर्व वाला? जी स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये हम दोबारा पर्सन बना लेते हैं। ठीक है, ये पर्सन है, ये इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको पता है ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो यह इसका CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है जो इससे निकल रहा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये सारा है, ये सारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहा होता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर सारी नर्व्स आती हैं। कौन सी नर्व्स आती हैं? मोटर नर्व आती हैं और सेंसरी नर्व आती हैं, मोटर प्लस सेंसरी नर्व। ठीक हो गया। अब ना मैं आपको तो हल्का सा बस बताना चाह रही हूँ मोटर नर्व क्या करती हैं, सेंसरी नर्व्स क्या करती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपको, क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सारा नर्व से मुश्तमिल है ना, मोटर नर्व सेंसरी नर्व फिर रही हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा हल्का सा बस। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है किसी ने आपको थप्पड़ मारा, मान लो आपकी मामा ने आपको थप्पड़ मारा, आपने कोई उल्टा काम कर दिया, कोई शरारत कर दी। ठीक है, अब जब आपको थप्पड़ पड़ा ना, तो आपकी थप्पड़ पड़ा, टच हुआ। ठीक है, टच होने से यहाँ पे सेंसरी नर्व्स हैं। ठीक है, उन सेंसरी नर्व्स ने ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं ना रिसेप्टर से, याद है आपको? सेंसरी, ये देखें सेंसरी न्यूरॉन पड़े हुए, इन्होंने इन्फॉर्मेशन रिसेप्टर से लेकर जानी है ब्रेन की तरफ। ठीक है, तो ये सेंसरी नर्व्स थी। इन सेंसरी नर्व, क्योंकि सेंसरी नर्व के अंदर सेंसरी न्यूरॉन होंगे, तो सेंसरी नर्व ने ये थप्पड़ वाली इन्फॉर्मेशन लेके गई किसकी तरफ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन है, ब्रेन के पास इन्फॉर्मेशन आ गई, ब्रेन ने एनालाइज़ किया कि ये थप्पड़ मम्मा ने मारा है। ठीक है, ब्रेन ने देखा कि ये जो पर्सन सामने खड़ा है कौन है, इसकी मदर है। ठीक है, तो मदर है, तो मदर तो काबिल इज़्ज़त है, काबिल एहतराम है। ठीक है, तो अब मदर ने, ये ब्रेन ने क्या किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने इसको प्रोसेस किया, एनालाइज़ किया और ये इन्फॉर्मेशन दे दी फिर मोटर नर्व को। अब ये मोटर नर्व है, सही, मोटर नर्व को इन्फॉर्मेशन दे दी। अब ये मोटर नर्व्स आएंगी, वो इन्फॉर्मेशन लेके आएंगी और ला के मोटर नर्व जो होती हैं, याद है आपको? मोटर नर्व मतलब मोटर नर्व क्या है एक्चुअली? मोटर न्यूरॉन सारे आपस में मिल के मोटर नर्व बना रहे हैं। ठीक है, तो वो मोटर नर्व फैक्टर के पास आएंगी, तो यहाँ पे फैक्टर्स मसल्स के पास आएंगी और मसल्स को पैगाम दिया जाएगा कि ये इसकी मदर है, इसको अब आराम से बैठ जाओ, कुछ नहीं कहना, तो आप आराम से अपना हाथ नीचे कर लोगे। ठीक है,
मतलब कुछ नहीं कहोगे, आप कोई रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, आपके फैक्टर को ये पैगाम भेजा है। लेकिन यही अगर आपके छोटे बहन भाई ने आपको थप्पड़ मारा होता तो इस सेंसरी नर्व ने पैगाम लेके जाना था और ब्रेन को पैगाम देना था। ब्रेन को पता लगे कि छोटा बहन भाई है जो जिसने इसको थप्पड़ मारा है, ठीक है। तो ब्रेन ने एनालाइज किया, प्रोसेस किया और इन्फॉर्मेशन मोटर नर्व को दे दी। अब ये मोटर नर्व आएगी, इसने अफेक्टर को इन्फॉर्मेशन देनी है। मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से इन्फॉर्मेशन आ रही है। मोटर न्यूरॉन का बंडल ही तो मोटर नर्व है ना। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया बंडल की सूरत में पड़ी हुई हैं, एक एक न्यूरॉन थोड़ा पड़ा हुआ है, क्योंकि न्यूरॉन्स तो हज़ारों करोड़ों हज़ारों लाखों न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं। तो उसने इन्फॉर्मेशन फैक्टर को दी। अब फैक्टर्स आपके मतलब मसल्स को दी। जब आपके मसल्स के पास इन्फॉर्मेशन आएगी ना, तो अब आपका छोटा बहन भाई है तो अब आपने उसको भी लगा के थप्पड़ मारना है, तो अब आपका हाथ जाएगा और जाके उसको थप्पड़ मारेगा। जो ये ठीक हो गया। तो देखें इस तरीके से आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कितनी अच्छी प्रोसेसिंग करे। उसे पता लग जाता है कि अगर आगे मदर है तो कुछ नहीं रिस्पॉन्ड करना, हाँ अगर छोटा बहन भाई है तो फिर लगा दो इसको, ठीक है। तो ये जो सारी प्रोसेसिंग है सेंट्रल नर्वस सिस्टम कर रहा है। इन्फॉर्मेशन कौन लेके जा रहा है? नर्व लेके जा रही है। इन्फॉर्मेशन लेके कौन आ रही है? नर्व लेके आ रही है। सेंसिटिव नर्व, मोटर नर्व, ठीक हो गया। तो इस तरीके से काम चल रहा होता है जी स्टूडेंट्स। अब हम ब्रेन को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट हम ब्रेन को किए हुए थे। वो कहता है ब्रेन जो होता है ना, ये क्रेनियम के अंदर मौजूद होता है। क्रेनियम क्या है? पार्ट ऑफ स्कल है, ठीक हो गया। स्कल का पार्ट का क्या मतलब है? अच्छा, ये जो हमारी स्कल होती है ना, खोपड़ी जिसको उर्दू में कहते हैं, ये स्कल कुछ मुश्तमिल होती है। इस स्कल ने आपकी ब्रेन को कवर किया हुआ है और आपकी फेस के अंदर, फेस में भी स्कल्स, मतलब इतने पार्ट को स्कल कहते हैं, ठीक हो गया। ये सारा स्कल है। स्कल ने आपके ब्रेन को भी कवर किया हुआ है और आपकी फेस की बोन्स भी बनाई हुई हैं। कौन सी फेस की बोन्स? अपने हाथ लगाएं यहाँ पे, जहाँ पे ये चीक्स है आपकी, तो यहाँ पे आपको हड्डी महसूस होगी, इसको चीक बोन कहते हैं। ये स्कल ही है, ठीक है। इसी तरीके से आपके दो जाज हैं, अपर जा, लोअर जा, ऊपर वाला जबड़ा, नीचे वाला जबड़ा, तो ये भी आपकी स्कल है, ठीक है। तो स्कल के दो पार्ट हैं, ठीक हो गया। स्कल का एक वो पार्ट है जिसने ब्रेन को कवर किया हुआ है और स्कल का दूसरा पार्ट है जिसने आपके फेस को बनाया हुआ है। फेस के अंदर बोन्स होती हैं जिनको चीक बोन कहते हैं, जिनको जा बोन्स कहते हैं, उनको बनाया हुआ है, ठीक है। तो स्कल का वो पार्ट जिसने ख़ास तौर पर ब्रेन को कवर किया हुआ है उसको हम कहते हैं क्रेनियम, ठीक है। ये पूरी स्कल है, क्योंकि स्कल ने आपकी फेस का पार्ट भी बनाना है। तो स्कल का वो पार्ट ख़ास तौर पर जिसने आपके सिर्फ ब्रेन को कवर किया हुआ है, ठीक, उसको हम क्रेनियम कहते हैं। तो इसलिए वो कहता है ब्रेन आपका क्रेनियम के अंदर मौजूद है। और क्रेनियम क्या है? क्रेनियम ब्रेन जो है वो आपका, स्कल के दो पार्ट है ना, एक वो पार्ट जिसने ब्रेन को प्रोटेक्ट किया हुआ है, जिसने ब्रेन को प्रोटेक्ट किया हुआ है उसको क्रेनियम कहते हैं, ठीक है। तो स्कल का वो पार्ट जिसने ब्रेन को प्रोटेक्ट किया हुआ है, ये पार्ट स्कल का जिसने ब्रेन को प्रोटेक्ट किया हुआ है उसको हम क्रेनियम कहते हैं। तो ये क्रेनियम है, ठीक हो गया। मतलब जिस तरह कि अगर आप अभी आपने सर पे हाथ रखें तो ये जो आपको चीज़ महसूस हो रही है ना, ये स्कैल्प है। स्कैल्प के नीचे स्कल बोन है, ठीक हो गया। और वो स्कल बोन को ख़ास तौर पर चूँकि ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है तो उसको हम क्रेनियम कहते हैं, ठीक हो गया। उस क्रेनियम के या उस स्कल के नीचे भी ब्रेन नहीं है, अभी ब्रेन मज़ीद कवर हुआ है। कैसे कवर हुआ है? प्रोटेक्ट, 3 कवरिंग होती हैं जिन्होंने ब्रेन को कवर किया होता है, जिनको मेनिंजेस कहते हैं। मैं भी आपको डायग्राम दिखाती हूँ, डायग्राम से डिटेल में समझ आएगी जी स्टूडेंट्स। ये वाली स्कल बोन है, ठीक है। ये देखें, ये सारी स्कल बोन आ रही सारी स्कल बोन। इसने फेस को भी बनाया हुआ है और इसने आपके ब्रेन को भी प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो स्कल का वो पार्ट जिसने ख़ास तौर पर ब्रेन को प्रोटेक्ट किया हुआ है, इतने वाले पार्ट को क्रेनियम कहते हैं। तो ये क्रेनियम है, ठीक। अब इसके अंदर, स्कल के अंदर ब्रेन होगा, ठीक है। अब ब्रेन भी ऐसे मौजूद नहीं है, ब्रेन को मज़ीद कवरिंग है। देखिए ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर कवरिंग्स मौजूद हैं, इसने इस कवरिंग को हटाया हुआ है, ये कवरिंग है। और भी 3 कवरिंग्स होती हैं ब्रेन के ऊपर, ठीक है। ब्रेन वैसे तो स्कल के अंदर मौजूद था, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर मज़ीद 3 कवरिंग्स ब्रेन के ऊपर लगा दी। 3 शीट्स हैं, ये समझ लिए ब्रेन के ऊपर, ठीक है, जिनको मेनिंजेस कहते हैं। ये आपने याद रखना है, ठीक है। वो मेनिंजेस के, तीनों मेनिंजेस के नाम होते हैं, लेकिन आपकी बुक में मेनिंजेस के नाम नहीं लिखे हुए, लेकिन इसलिए आपने याद नहीं करने, वरना उनके नाम क्या है? ड्यूरा मैटर, एक्नोइड मैटर, पिया मैटर, ये उनके नाम होते हैं। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। अब ये कवरिंग्स को हटा दें, तो कवरिंग्स को हटाने के बाद आपका ब्रेन कैसा नज़र आएगा? ये अब ये सारा आपका ब्रेन है, और ये पूरा ब्रेन नहीं है, अभी सिर्फ ब्रेन के भी 3 पार्ट्स हैं। ये एक पार्ट उन्होंने ब्रेन का दिखाया हुआ है, ठीक हो गया। अभी ब्रेन काफ़ी बड़ा होता है, तो इस तरीके से अब हमने इस ब्रेन को डिटेल में पढ़ना है जी स्टूडेंट्स। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि क्रेनियम के अंदर भी ब्रेन ऐसे मौजूद नहीं है, बल्कि उसको अब मज़ीद अभी भी ब्रेन को 3 लेयर्स ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, 3 लेयर्स मेम्ब्रेन्स की, ठीक है। उन लेयर्स को मेनिंजेस कहते हैं, मेनिंजेस, ठीक है।
ब्रेन को 3 कवरिंग, अभी भी ब्रेन के ऊपर 3 कवरिंग्स हैं, उन 3 कवरिंग्स को क्या कहते हैं, मेनिंजिस कहते हैं, ये उनका नाम है, ठीक हो गया। अब मेनिंजिस लगाने का क्या मकसद है, ताकि वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करें। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करें, ब्रेन के अंदर कोई हार्मफुल सब्सटेंस ना एंटर हो जाए, तो ऐसे करके इन्होंने ब्रेन को टाइटली कवर किया हुआ है, ठीक हो गया। ये देखें, खुद ही सोचें, अब जब ये ब्रेन के ऊपर ये पूरी कवरिंग ऐसे करके मौजूद होगी, ठीक है, ये तो उन्होंने उठा दी है, उठा के आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये पूरी कवरिंग ब्रेन के ऊपर मौजूद होती है, तो ब्रेन के अंदर कोई ख़तरनाक सब्सटेंसेस, हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं जा पाएंगी, ठीक हो गया। तो ये बात है। अब वो कहता है ब्रेन के अंदर मज़ीद कुछ खाली जगह होती हैं, ठीक है, कुछ ही, ज़्यादा नहीं। उन खाली जगहों के अंदर, वो खाली जगह भी खाली नहीं है, उनके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। वो जो ब्रेन के अंदर कैविटीज़ हैं, वो जो खाली जगह हैं थोड़ी सी, जिनके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, उन कैविटीज़ को वेंट्रिकल्स कहते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं तो जी स्टूडेंट्स, ये देखें, ये आपका ब्रेन ही है, लेकिन ये ऐसे है कि ये इस तरह आपको ब्रेन दिखाया हुआ है कि एक पर्सन है जो एक साइड पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और साइड से खड़ा हुआ है, और उसको हमने दरमियान से काट दिया उस पर्सन को, तो वो अब ऐसा नज़र आएगा, ठीक है। ये देखें, ये उसका ब्रेन आपको नज़र आ रहा है। ब्रेन के अंदर खाली जगह मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, जिनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये देखें, ये वाली खाली जगह, ये आपको नज़र आ रही है, ये वाली खाली जगह सारी, ये ठीक। इसी तरीके से ये वाली सारी खाली जगह, ये सारी खाली जगह, ये खाली जगह ब्रेन के अंदर, ये खाली जगह सारी, ठीक है। ये जो सारी खाली जगह, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। इस फ्लूइड को कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यहाँ पे हल्का हल्का फ्लूइड है, थोड़ा थोड़ा फ्लूइड है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा फ्लूइड है। देखिए, जो एरोस दिखाए हुए हैं ना, वो दिखा रहे हैं कि फ्लूइड आगे जा रहा है, ये सारा फ्लूइड जा रहा है फ्लूइड। फिर ये खाली जगह है जिसको वेंट्रिकल कह रहे हैं, ठीक है, ये वेंट्रिकल है। फिर ये फ्लूइड इधर से आता। अब क्या होगा, अब ब्रेन ख़त्म हो गया, ब्रेन के नीचे स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो गई। ये ब्रेन जब ख़त्म हो जाता है ना, ब्रेन के नीचे से स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो गई, लेकिन वो जो खाली जगह है, वो जो वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, वो भी ख़त्म नहीं हुए, ठीक है। वो जो वेंट्रिकल्स हैं वो नीचे चले गए, नीचे जाके अब जब वो वेंट्रिकल स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा ना, तो उसने स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाके, ये देखें, जब वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर गया ना, तो अब हम उसको कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये बन गई है सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड के ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में है, इसलिए इसको कहते हैं सेंट्रल। और एक कैनाल है, ठीक है, और उस कैनाल के अंदर भी फ्लूइड जा रहा है, वही फ्लूइड जो ब्रेन के अंदर था, वही फ्लूइड जो यहाँ से आ रहा था, सारा फ्लूइड है, ठीक है। और वही फ्लूइड इसके अंदर आ रहा है। अब इस फ्लूइड को क्या कहते हैं, इस फ्लूइड को कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो ब्रेन, स्पाइनल मतलब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जा रहा है, इसलिए इस फ्लूइड का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, क्योंकि ये फ्लूइड ब्रेन के अंदर भी होता है और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी होता है। मकसद क्या है इस फ्लूइड का, इस देखें, अब आपका ब्रेन है ऊपर, आपका ब्रेन उन्होंने लिखा हुआ है, आपके ब्रेन का भला कितना साइज़ है, 1.4 kg, 1.5 kg। अगर आप हाथ में 1.5 kg की कोई चीज़ उठा लो ना, आपको अच्छा खासा वजन महसूस होगा, लेकिन आपका ब्रेन तो 1.5 kg का है, 1.4 का मतलब। और ऊपर से स्कल बोन भी है, बोन भी कितनी भारी होती है आपको पता ही है, ठीक है। ऊपर से स्कैल्प, ये इतना वज़न मुझे तो महसूस नहीं होता, मैं आराम से बैठी होती हूँ, मैं इधर जा रही हूँ उधर जा रही हूँ, मुझे तो महसूस नहीं हो रहा कि मैंने सर पे ब्रेन उठाया हुआ है इतना भारी, आपको नहीं महसूस हो रहा ना। तो ये जो हल्का ब्रेन हुआ है ना, ये इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की वजह से हुआ है। इसने, ये जो फ्लूइड है ना, इस फ्लूइड की वजह से आपका ब्रेन इतना हल्का हुआ है कि आपको वज़न ही महसूस नहीं होता उस ब्रेन का, वरना तो वज़न देखें उसका कितना ज़्यादा है आपके ब्रेन का, ठीक हो गया। तो वही वो कह रहा है कि ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड ब्रेन के अंदर खाली जगहों में मौजूद होता है। वो जो खाली जगह हैं, उन खाली जगहों को वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये देखें, ये मैंने आपको बताया, एक खाली जगह, ये एक वेंट्रिकल है, दूसरी खाली जगह दूसरा वेंट्रिकल है, दूसरा तीसरा, ठीक है। इसी तरीके से ये चौथी खाली जगह है, चौथा वेंट्रिकल है, सही। तो ये जो सारी खाली जगह हैं, इन खाली जगहों को वेंट्रिकल्स नाम दे दिया गया है, ठीक। इन वेंट्रिकल्स के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, और वो जो फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। अब वो कहता है ये जो वेंट्रिकल्स है ना ब्रेन के, ये ख़त्म नहीं हुए, ये कॉन्टीन्यूज़ हैं, मुसलसल कॉन्टीन्यूज़ होते हैं विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। मुसलसल, ये देखें, वो ये जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स ये ख़त्म नहीं हुए, बल्कि मुसलसल जारी हैं, और जारी होकर इन्होंने क्या बना दिया है, ये जाई जा रहे हैं। जब वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर गए, तो उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक कैनाल बना दी, और उसको हमने नाम दे दिया कि स्पाइनल कॉर्ड की, देखें, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है। उम्मीद है कि आपको इस डायग्राम ने कन्फ्यूज़ नहीं किया होगा। बाकी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, छोड़ दें, बस ये फोकस करें, बाकी इनकी जो भी चीज़ आपको नज़र आनी सब अभी आपने पढ़नी है, समझ आ जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। हर चीज़ को समझने में आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है, क्योंकि चीज़ों को पहली बार समझ रहे हैं, आपने पहली बार ब्रेन का इतना मुश्किल स्ट्रक्चर देखा है, ठीक हो गया। बस आपने इसमें ये चीज़ देखनी है कि वेंट्रिकल्स ख़त्म नहीं हुए, बल्कि वेंट्रिकल्स कॉन्टीन्यूज़ है, और कॉन्टीन्यूज़ होकर इन्होंने क्या बना दिया, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये जो एक खाली जगह आपको नज़र आ रही है, थोड़ी सी हल्की सी खाली जगह है,
ठीक है, ये वाली, इसको कहते हैं सेंट्रल कैनाल, सेंटर में जा रही है और एक कैनाल है ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और इसके अंदर भी वही फ्लूइड जा रहा है जो फ्लूइड उनके अंदर मौजूद था। वही बात लिखी हुई है कि जो फ्लूइड वेंट्रिकल्स के अंदर होता है, अच्छा वेंट्रिकल्स जो होते हैं ब्रेन के कॉन्टीन्यूस है, ख़त्म नहीं हुए, कॉन्टीन्यूस जारी रहे और इन्होंने जारी रह के स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल बना दी। अब ये जो फ्लूइड है ना, ये जो वेंट्रिकल्स के अंदर मौजूद है, ये जो सेंट्रल कैनाल के अंदर मौजूद है, इस फ्लूइड का एक नाम है, इस फ्लूइड को कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो का मतलब है दिमाग, सेरिब्रो का लफ्ज़ ब्रेन के लिए है, ठीक है, क्योंकि ब्रेन का एक पार्ट है उसको सेरिब्रम कहते हैं। ये देखें, ये भी हमने पढ़ना है, ठीक है, उससे इसका नाम लिया गया है सेरिब्रो स्पाइनल, स्पाइनल कॉर्ड से नाम लिया गया है क्योंकि फ्लूइड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी जा रहा है, ये फ्लूइड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी जा रहा है, तो इसलिए इसको स्पाइनल फ्लूइड, स्पाइनल भी कह रहे हैं, तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। वो कहते हैं कि ये समझ आ गया आपको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या है, कि वो फ्लूइड जो इन वेंट्रिकल्स के अंदर रन कर रहा है और इस सेंट्रल कैनाल के अंदर रन कर रहा है, इसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। और इसका मकसद क्या है, ब्रेन को हल्का रखना ताकि आपको ब्रेन का वज़न महसूस ना हो। अब वो कहते हैं कि जो एवरेज अडल्ट ह्यूमन ब्रेन है ना, मतलब ठीक है, जो अडल्ट लोग होते हैं 20 साल से ज़्यादा के, उनका जो ब्रेन होता है उसका वज़न कितना होता है 1.4 kg, 1.5 kg का तकरीबन ब्रेन का वज़न है। और ये ब्रेन जो होता है आपके बॉडी वेट का 2% होता है, मतलब जितना भी आपका बॉडी वेट है ना 2% वज़न आपके ब्रेन का है उसमें से, ठीक है। और इसके अंदर ब्रेन के अंदर कितने न्यूरॉन्स हैं, 100 बिलियन, मिलियन भी नहीं, मिलियन 10 लाख होता है, बिलियन उससे कई ज़्यादा है, और 100 बिलियन न्यूरॉन्स, खुद सोच रहे हैं कितने ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं, कितने ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं, ठीक हो गया, ठीक। अब वो कहते हैं ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, ब्रेन को हमने ना अपनी आसानी के लिए पढ़ने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक हो गया। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ, ये ब्रेन का उन्होंने स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, तो ये वाला जो सारा पार्ट है ना, आगे की तरफ जो पार्ट है ये सारा फोर ब्रेन है, फोर मतलब आगे की तरफ, ठीक है, ये देखिए उन्होंने दिखाया हुआ है आपको, ये फोर ब्रेन है, ठीक। फोर ब्रेन में मज़ीद आगे 3 पार्ट्स आते हैं, ये बात बस याद कर लें। मिड ब्रेन, ये देखें ये मिड ब्रेन है, दरमियान में है। हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन जो पीछे की तरफ है, ये पीछे की तरफ है, जहाँ पे आप पोनी बांधते हैं ना, लड़कियाँ ख़ासतौर पर जहाँ पे पोनी बांधती हैं वहाँ पे आपका हाइंड ब्रेन होता है, ठीक हो गया। तो ये हाइंड ब्रेन में भी मज़ीद 3 पार्ट्स आ जाते हैं। फ़िलहाल बस ये याद कर लें, फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स, हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स, मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। अब तीनों को हमने हल्का हल्का पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना कि फोर ब्रेन क्या करता है, मिड ब्रेन क्या करता है, हाइंड ब्रेन क्या करता है। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, सही है। पहले हम फोर ब्रेन को पढ़ेंगे डिटेल में। फोर ब्रेन के मैंने आपको बताया 3 पार्ट्स हैं मज़ीद, हाइंड ब्रेन के भी मज़ीद 3 पार्ट्स हैं, मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है, मिड ब्रेन छोटू सा बस एक दरमियान में पड़ा हुआ है, सही हो गया। पहले हम फोर ब्रेन को पढ़ लेते हैं। फोर ब्रेन में कौन से तीन पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम क्या है, ये देखें, ये जो सारा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो सारा ये वाला, ये जो फोल्ड हुआ है, सारा फोल्ड हुआ है, इतना बड़ा तो होता है, 100 बिलियन न्यूरॉन्स को आपने इधर फिट करना है, तो इतने ज़्यादा न्यूरॉन्स को यहाँ पे फिट करने के लिए क्या करें, फोल्ड कर दें। आप वो न्यूरॉन्स को इतनी जगह, इतनी थोड़ी जगह पे आपने डालना है, इतने ज़्यादा न्यूरॉन्स को। तो अगर किसी भी चीज़ को आपने थोड़ी जगह, मतलब ज़्यादा चीज़ है ना, उसको थोड़ी जगह पे, थोड़ी स्पेस में फिट करना है ना, तो आप उस चीज़ को वहाँ पे फोल्ड करके रख देते हैं, तो वो चीज़ उस जगह पे पूरी आ जाती है, थोड़ी सी जगह पे। तो अल्लाह ताला ने भी यही किया है, बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स को इतनी थोड़ी सी जगह पे फिट करना है, तो अल्लाह ताला ने इसको फोल्ड कर दिया है, ठीक हो गया। तो ये हाईली फोल्डेड है, देखिए। तो ये वाला जो ब्रेन का सारा पार्ट है ना, ये जो फोल्डेड पार्ट आपको नज़र आ रहा है, इसको सेरिब्रम कहते हैं, सेरिब्रम। और यही लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। फोर ब्रेन का भी सबसे बड़ा पार्ट यही है, और पूरे ब्रेन का भी सबसे बड़ा पार्ट ये है, देखें सेरिब्रम कितना बड़ा है। ये जो सारा आपको फोल्डेड नज़र आ रहा है ना, सारा सेरिब्रम में। और थैलेमस क्या है, ये एक अंडे की तरह का आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये वाला, ये जो मैंने पिंक कर दिया, ये थैलेमस है। थैलेमस, हाइपो का मतलब होता है नीचे, थैलेमस मतलब थैलेमस, हाइपोथैलेमस होगा थैलेमस के नीचे। तो ये थैलेमस है, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस है, देखिए नज़र आ रहा है आपको हाइपोथैलेमस, ठीक हो गया। तो ये बस 3 पार्ट्स हैं फोर ब्रेन के, ये सारा सेरिब्रम, एक अंडे की शक्ल वाला थैलेमस, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, बस। अब हमने पढ़ना है सेरिब्रम क्या है, थैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस क्या, इनके बारे में हल्का हल्का पढ़ लेना है। पहले हम ये पढ़ लेते हैं। वो कहता है कि फोर ब्रेन पहले हम पढ़ेंगे। फोर ब्रेन क्या है, ये वाला फोर ब्रेन, ठीक, ये वाला फोर ब्रेन क्या है, ये ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक।
देखिए मिड ब्रेन भी छोटू सा है और हाइंड ब्रेन भी बस इतना सा है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। फोर ब्रेन में ना हमारे पास लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन के अंदर वो कहता है कि मज़ीद 3 पार्ट्स आ जाते हैं, एक सेरिब्रम आ जाता है, एक थैलेमस आ जाता है नंबर 2 पे, और नंबर 3 पे हाइपोथैलेमस आ जाता है। अच्छा, अब हम पहले पढ़ लेते हैं सेरिब्रम को। वो कहता है कि सेरिब्रम जो है ना फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। नज़र भी आ रहा है आपको फोर ब्रेन का, ये फोर ब्रेन में 3 पार्ट्स है ना, तो इन तीनों पार्ट्स में सबसे बड़ा पार्ट आपको नज़र आ रहा है सेरिब्रम ही है, ये वाला जो हाईली फोल्डेड है। अच्छा, वो कह रहा है कि जो सेरिब्रम है ना, ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है, ये सारा सेरिब्रम है, ये ऐसे सेरिब्रम है। ये ऊपर से आपको टॉप व्यू सेरिब्रम का, मतलब अगर एक पर्सन है उसका ऊपर से मैं ब्रेन देख रही हूँ ना तो मुझे ऐसा नज़र आएगा। और ये साइड व्यू है सेरिब्रम का, ये वाला सेरिब्रम ही है, ये जो हाईली फोल्डेड पोर्शन है ना, ये वाला सारा ये सेरिब्रम है। इस सेरिब्रम को अगर मैं ऊपर से देखती हूँ तो मुझे ऐसा नज़र आता है, और अगर एक पर्सन साइड पे देख रहा है, ठीक है, एक साइड को देख रहा है, मतलब वो ऐसे खड़ा हुआ है, मान लो ऐसे करके साइड ऐसे करके खड़ा हुआ है और वो साइड को देख रहा है एक साइड पे, तो तब उसका ऐसे करके सेरिब्रम मुझे नज़र आएगा अगर मैं देखूंगी। तो ये उन्होंने डिफरेंट व्यूज़ दिखाए हुए हैं बस, ठीक है। अब ये जो सेरिब्रम है आपको नज़र आ रहा है, ये भी मज़ीद 2 हाफ्स के अंदर डिवाइडेड है। ये देखिए दरमियान में एक फिशर है, एक दराड़ है, एक क्रैक है, जिसने इसको 2 हाफ के अंदर डिवाइड किया हुआ है सेरिब्रम को। तो ये आधा ये हाफ है, आधा ये हाफ है, तो इसलिए इसको कहते हैं हेमीस्फीयर। हेमी मीन्स आधा, हेमी मीन्स आधा। तो ये राइट साइड पे है राइट हेमिस्फीयर, ये लेफ़्ट साइड पे है लेफ़्ट हेमिस्फीयर, ठीक हो गया। तो आपका जो सेरिब्रम वो है वो 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, 2 टुकड़ों में डिवाइड हुआ है, एक ये वाला टुकड़ा, एक ये वाला टुकड़ा। इसको कहेंगे राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये राइट साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे है, ठीक हो गया। वही बात उसने लिखी हुई है कि एक डीप ग्रूव है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल फिशर है। ग्रूव या फिशर एक ही बात है, मतलब दराड़ है, एक क्रैक है दरमियान में, ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूडनल है, लंबा है, बहुत लंबा रन कर रहा है, इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल फिशर कह दिया उसने, ठीक हो गया। वो कहते हैं इसकी वजह से जो सेरिब्रम है हमारा वो डिवाइड हुआ है 2 हाफ्स के अंदर। एक कौन से, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये 2 हाफ्स के अंदर हमारा सेरिब्रम डिवाइड हुआ है। अब वो कहता है ये बात ख़त्म होगी कि 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, बात ख़त्म। अब वो कहता है कि हमारे पास ना ये जो सेरिब्रम है ना, ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ बोर्ड पे, ये ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। जी स्टूडेंट्स, आपका ना ऐसे करके सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, मतलब ऐसे करके ये ना हाईली फोल्डेड है, वैसे करके बहुत ज़्यादा फोल्डेड है, कॉन्वोल्यूटेड है। कॉन्वोल्यूटेड भी फोल्डेड को ही कहते हैं, ठीक हो गया। अब ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है ना, इसका जो बाही वाली सबसे जो बाही वाला पार्ट होता है ना, ये वाला जो सारा पार्ट है, ये मिलके बना होता है ग्रे मैटर से। अब आप मुझे खुद बताएं, मैंने आपको पीछे ग्रे मैटर वाइट मैटर डिटेल में पढ़ाया है। ग्रे मैटर क्या होता है, वाइट मैटर क्या होता है। ग्रे मैटर का मतलब है, आपको पता है आपका ये जो सेरिब्रम है, ब्रेन है, न्यूरॉन से मिलके बना हुआ है। ग्रे मैटर का मतलब है कि यहाँ पे सारी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ पड़ी होंगी, यहाँ पे ऐसे करके सारी सेल बॉडीज़ न्यूरॉन की पड़ी हुई हैं, ये न्यूरॉन की सारी सेल बॉडीज़, इसलिए तो ग्रे नज़र आ रहा है। यही वजह है ना क्यों ग्रे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारी सेल बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। मैंने आपको बताया था कि जो सेल बॉडी होती है, ये जो डेंड्राइट्स होते हैं, सारे ग्रे होते हैं, ठीक है। तो यही बात उसने बुक में लिखी हुई है कि जो सेरिब्रम है आपका, इसका जो आउटर लेयर है, या इसको कह लो अपर लेयर है, अपर लेयर या आउटर लेयर जो होती है, ये सारी ग्रे मैटर से मिलके बनी हुई है। ग्रे मैटर का क्या मतलब है कि इसमें सारी वो जो न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूरॉन जा रहे हैं, उनके एक्सोन्स हैं, ये एक्सोन, मतलब मैं एक्सोन ऐसे करके नहीं बना रही, मैं बस एक्सोन ऐसे करके बना रही हूँ, ठीक है। ऐसे करके मौजूद है सारा ब्रेन के अंदर, ऐसे करके, क्योंकि सारा ब्रेन, सारा नर्वस सिस्टम आपका बना ही न्यूरॉन से है। तो वो जो न्यूरॉन्स हैं उनकी सारी सेल बॉडीज़ यहाँ पे पड़ी हुई हैं। जब सारी सेल बॉडीज़ यहाँ पे पड़ी हुई हैं और सेल बॉडीज़ आपको पता है ग्रे नज़र आती हैं, ठीक हो गया, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं ये सारा ग्रे मैटर है, ये वाला सारा यहाँ पे सारा ग्रे मैटर है, ये सारा ग्रे है। अच्छा, अब यहाँ पे सारे आपको नज़र आ रहे हैं वो जो न्यूरॉन्स हैं उनके एक्सोन्स हैं, और ये सारे एक्सोन्स आपको पता है कौन से एक्सोन्स हैं, माइलिनेटेड एक्सोन्स हैं। इनके ऊपर माइलिन शीथ लगी हुई है, ऐसे करके माइलिन शीथ लगी हुई है। और माइलिन शीथ आपको पता है कैसी होती है, वाइट कलर की होती है, ऐसे ही है ना, ये सारी माइलिन शीथ लगी हुई है। तो ये सारा एरिया आपको, ये सारी माइलिन शीथ वाइट कलर की होती है, ये बात तो हमें पता है, माइलिन शीथ हमेशा कैसी होती है, वाइट कलर की होती है। तो ये सारा एरिया आपको वाइट कलर का नज़र आएगा, ये सारा एरिया आपको वाइट कलर का नज़र आएगा, ये सारा एरिया वाइट कलर का नज़र आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं ये वाला सारा ग्रे मैटर,
जो बाहर वाला है, और अंदर वाला सारा वाइट मैटर है, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने यही बात लिखी हुई है आपकी बुक में। जी स्टूडेंट्स, ये देखें आपका सेरिब्रम है, तो सेरिब्रम का ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे आउटर पार्ट या अपर पार्ट कह लो, ये वाला सारा आउटर पार्ट है, अपर पार्ट है, यहाँ पे सारी सेल बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। ये सेल बॉडी, सारी सेल बॉडीज हम बना लेते हैं। डेंड्राइट्स भी होंगे, जैसी बात है सेल बॉडीज़ के साथ ना, ऐसे करके डेंड्राइट्स भी होंगे, ये सारी सेल बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। मैं कितनी सेल बॉडीज़ बनाऊँ, ठीक है। अब ये यहाँ पे उनके सारे एक्सोन्स आ रहे हैं, ये सारे एक्सोन्स आ रहे हैं, सारे एक्सोन्स हैं, ठीक। तो ये वाला आपको पता है, ये वाला सारा एरिया आपको ग्रे नज़र आएगा, ये वाला सारा, क्योंकि सेल बॉडी सारी ग्रे दिखती हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे ग्रे मैटर, ठीक हो गया। जबकि अंदर की तरफ आपको पता है सारे एक्सोन्स हैं, और ये सारे एक्सोन्स के ऊपर माइलिन शीथ लगी होती है, ये माइलिनेटेड एक्सोन्स हैं, और माइलिन शीथ हमेशा वाइट कलर की होती है। तो ये सारा एरिया आपको नज़र आएगा वाइट कलर का, अंदर वाला सारा एरिया वाइट कलर का नज़र आएगा, क्योंकि सारे एक्सोन सारे ऐसे, ठीक है। तो ये सारा एरिया वाइट आएगा, तो हम इसको कहते हैं वाइट मैटर, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो ग्रे मैटर वाला एरिया है, ये वाला इसी एरिया को सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को यही ग्रे मैटर का ही दूसरा नाम है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। सेरिब्रम का है, और कॉर्टेक्स आउटर पार्ट को कहते हैं, तो हमें पता ही है, याद है आपका किडनी वाला हमने पढ़ा था, किडनी के 2 पोर्शन थे, कॉर्टेक्स मेडुला, आउटर पोर्शन जो था उसको हमने कॉर्टेक्स कहा था, तो कॉर्टेक्स आउटर पोर्शन को कहते हैं। तो ये भी चूँकि सेरिब्रम का आउटर पोर्शन है, तो इसलिए इसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कह देंगे, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ये बात उसने लिखी हुई है कि जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होते हैं, उनके जो अपर लेयर है, अपर लेयर से मुराद यही वाली है जो आउटर लेयर है, ये वाली सारी, ठीक है। ये कैसी होती है, हाईली फोल्डेड होती है। तो आपको नज़र आ रहा है कितनी फोल्डेड है, देखें हाईली फोल्डेड है, कितनी ज़्यादा फोल्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हाईली फोल्डेड है, सही है। एंड इज़ कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और इस लेयर को सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये जो अपर लेयर है, ये जो आउटर लेयर है, सबसे बाहरी वाली लेयर है, इस लेयर को ही सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। और वो आगे बात कर रहा है कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये ग्रे मैटर से मिलकर बना हुआ है, वही बात उसने आगे लिखी है। इट इज़ मेड ऑफ, देखें, इट इज़ मेड ऑफ ग्रे मैटर, ये ग्रे मैटर से मिलके बना हुआ है। ग्रे मैटर का क्या मतलब है, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर सेल बॉडीज सारी पड़ी हुई हैं एक्सोन की, और अगर एक्सोन्स हैं तो वो नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स हैं, क्योंकि माइलिनेटेड एक्सोन्स तो वाइट कलर के होते हैं, और वाइट कलर की चीज़ जो होगी वो वाइट मैटर में आपको मिलेगी, वो जो नीचे की तरफ है, सही हो गया। तो वो ये बात कह रहा है कि ये वाला जो आउटर पोर्शन है सेरिब्रम का, हाईली फोल्डेड है, इसको कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। और ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है, ये सारा ग्रे मैटर से मिलके बना हुआ है, सारा ग्रे मैटर से मिलके बना हुआ है। ग्रे मैटर का मतलब है कि यहाँ पे न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, यहाँ पे सारी सेल बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, और अगर कोई एक्सोन मिलता भी है आपको, तो वो नॉन माइलिनेटेड एक्सोन है, उस एक्सोन के पास माइलिन शीथ नहीं होगी। तभी तो, अगर माइलिन शीथ होती तो वो तो वाइट होता, और वाइट होता तो वो यहाँ पे क्यों पड़ा होता, तो वाइट चीज़ तो यहाँ पे पड़ी होगी ना सारी, ठीक। आगे वो कह रहा है कि जो मटीरियल कॉर्टेक्स के नीचे है ना, वो सारा वाइट मैटर है, ठीक। और ये देखें, वही ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे वाला, ये वाला सारा एरिया, ये सारा जो होता है, ये वाइट मैटर है। वाइट मैटर का मतलब है इसके अंदर सारे एक्सोन्स हैं, और कौन से एक्सोन है, माइलिनेटेड एक्सोन्स हैं। इन एक्सोन्स के ऊपर सारी माइलिन शीथ लगी हुई है। तो ये मैंने थोड़ा गंदा कर दिया, लेकिन आपको समझाने के लिए इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक हो गया, ठीक है। अब वो कहता है कि हर्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, आगे से हम बाकी इंशाल्लाह ब्रेन को कवर कर देंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।